नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। पूरा चैप्टर मैं आपको इसी सिंगल वीडियो में पढ़ा दूंगी। देखिए, मैं आराम से पढ़ाऊंगी, पेशेंस के साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको सब कुछ समझ आए। आपको भी एकदम आराम से और पेशेंस के साथ ही समझना है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आराम से कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए किसी शांत जगह पे और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। टॉपिक्स आप देख ही सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस और एक और टॉपिक आएगा एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम के व्यू पॉइंट से अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसे शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मैं आपको सिंपल आसान भाषा में बोलूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पैसों के रिलेटेड प्लानिंग। ठीक है, आपने बिजनेस शुरू किया तो आप कहीं ना कहीं से तो पैसे लेकर ही आए होंगे। तो अगर आप उस पैसों को बराबर से यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है, वो डूब जाने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है तो देखिए, पहले में मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ इसेंशियली कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो बिज़नेस है उसमें आपको कितना पैसा चाहिए, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप उन पैसों को कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, यानी कि कहाँ से लेकर आएंगे। और अब आप पैसे तो लेकर आ गए हो, लेकिन आप उसको कहाँ यूज़ करोगे कि आपके कंपनी को प्रॉफिट हो। ठीक है, अब भाई दूसरी बात तो यह है कि हम पैसे तो लेके आ गए, लेकिन अगर हमने उन पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि अगर हमने फाइनेंशियल प्लान अच्छे से नहीं किया, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रहेगा। हमारा जो बिजनेस है वो कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमको पैसों की कमी पड़ती रहेगी। अब मेरे पास पैसे तो है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि उसको कैसे अच्छे से यूज़ करूँ, तो मैं कहीं भी लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि जहाँ मेरे को पैसे लगाने चाहिए थे वहाँ मैंने लगाया नहीं, तो मेरे को पैसों की कमी महसूस होगी। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे पड़े के पड़े रह जाएंगे। अगर मैं ये सोचूंगी कि चलो भाई कैश है, कैश को बचा के यूज़ कर रहा है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कैश, तो इससे भी क्या होगा कि बहुत सारा पैसा तो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा जो हमको कोई भी प्रॉफिट कमा के नहीं देगा। तो ना ही हमारे पास ज़्यादा कैश ऐसे ही पड़े रहने चाहिए, ना ही तो हमको कैश की कोई कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं। तीसरी लाइन पे नज़र डालिए। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ जब आप बिजनेस या कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तभी ज़रूरी नहीं होता है कि भाई हम कंपनी चालू कर रहे हैं तो हमारे को पैसे चाहिए। नहीं, आप जब बिजनेस चला रहे हो तभी भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम आगे पढ़ के इसका डेफिनेशन और मीनिंग देखें तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म एंड डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके जो बिजनेस है, आपका जो फर्म है, उसको कितना पैसा चाहिए, एंड फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे, यानी कि किन सोर्सेस से लेके आएंगे। उसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ओके, इट इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विथ एस्टिमेटिंग रिक्वायर्ड कैपिटल एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको कितना कैपिटल चाहिए फॉर योर बिजनेस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आखिर हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही क्यों है, क्या ज़रूरत है इसको करने की। तो देखिए, यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 के 6 हम आराम से समझते हैं कि क्या है। ओके, तो पहला पॉइंट है टू एंश्योर सप्लाई ऑफ सफिशिएंट फंड टू रन बिजनेस स्मूथली। देखिए, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, पैसों के रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अच्छा खासा फंड रहेगा जिससे हम अपने बिजनेस को आराम से और अच्छे से चला सकते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पॉलिसीज़। देखिए, हमको फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं कि कहाँ कहाँ हम अपने फंड्स को यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ से हम अपने फंड्स को लेकर आएंगे। तो इसके लिए भी हमारे को फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ इट एम्स एट डिटरमाइनिंग द प्रोसीजर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स। अब हमने जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाए हैं, सेकंड पॉइंट में हमने देखा, उसको हम कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज़
इट इज़ अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेट अ कंप्लीट व्यू ऑफ कैश रिक्वायरमेंट टू मीट लिक्विडिटी। देखिए, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमारे को टोटली पता चलता है कि मेरे को कितना पैसा एक्चुअली में चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ताकि कभी भी मेरे को पैसों की ज़रूरत हो तो मैं आसानी से पैसे का इस्तेमाल कर सकूँ, लिक्विडिटी बराबर से बनी रहे। दैन द फिफ्थ पॉइंट इज इट एम्स एट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो आपके फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ है वो कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती बट कम तो हो जाती है। एंड जब हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ये हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें कॉन्फिडेंस लेके आता है। यही है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। आखिर हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग को करेंगे, आराम से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो नहीं समझ आएगा। पहला है मनी मार्केट कंडीशन। देखिए, जब आपका जो सिचुएशन है वो बूम पीरियड में चल रहा है, यानी कि इकोनॉमी में बूम आया हुआ है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को चाहिए होगा इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर ही क्यों चाहिए होगा? ताकि उनको हाई डिविडेंड मिल सके। लेकिन जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आया होगा तब लोग सेफ्टी के बारे में सोचेंगे। उस टाइम पे लोग डिबेंचर्स ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपको कंडीशन को देखना है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, बूम चल रहा है कि डिप्रेशन चल रहा है। बूम चल रहा है तो इक्विटी शेयर लेके आइए, अगर डिप्रेशन चल रहा है तो डिबेंचर लेके आइए। बराबर समझ आया? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट इज रिटेनिंग कंट्रोल। देखिए, अगर आपको अपने हाथ में मैनेजमेंट का कंट्रोल रखना है उस टाइम पे आप इक्विटी शेयर नहीं इशू करेंगे। इक्विटी शेयर अगर आप इशू करते हैं तो और भी सारे शेयर होल्डर्स आ जाएंगे और उनके हाथ में भी कंट्रोल चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कंट्रोल बना के रखना है तो उस टाइम पे आप इक्विटी शेयर नहीं इशू करेंगे या फिर कम इशू करेंगे। इसके बदले आप प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर इशू कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड। द थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। देखिए, आपके कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि आप कैसा फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। देखिए, अगर आपके पास जो एसेट है वो हाई वैल्यू के नहीं है उस टाइम पे आप उनको मॉर्गेज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप डिबेंचर इशू ही नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि डिबेंचर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज में रखना पड़ता है। तो आपके एसेट्स ही हाई वैल्यू के नहीं है तो आप मॉर्गेज में क्या रखेंगे? तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? आप डिबेंचर तो इशू कर नहीं सकते तो इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। चौथा है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर आपको जितना कैपिटल चाहिए वो छोटे अमाउंट में है, मतलब आपको छोटा ही कैपिटल चाहिए, एकदम बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, तो आप इक्विटी शेयर थोड़ा सा इशू कर दीजिए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो आपको अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी इशू करने पड़ेंगे। आपको इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा, आपको डिबेंचर भी इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। पांचवा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखिए, अगर आपके बिजनेस का जो अर्निंग है वो स्टेबल है, आपको पता है कि हमारे को तो पैसे बराबर से आते ही रहते हैं, उस टाइम पे आप प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर इशू कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में क्या करना पड़ता है, हमको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आपके कंपनी का अगर अर्निंग स्टेबल है तो आप प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम स्टेबल नहीं है उस टाइम पे आप क्या कीजिए? इक्विटी शेयर इशू कीजिए। क्लियर है? वेरी गुड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आपके बिजनेस में फिक्स और रेगुलर इनकम आता है उस टाइम पे आप डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू कर दीजिए। लेकिन अगर आपके जो बिजनेस में पैसा बराबर से नहीं आता है, रेगुलर नहीं आता है, उस टाइम पे आप क्या कीजिए? ऑर्डिनरी शेयर यानी कि इक्विटी शेयर इशू कीजिए। क्लियर है? नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। देखिए, जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं उस टाइम पे आपके बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, आपको कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो ये सब की वजह से क्या है? कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको कॉस्ट नहीं बढ़ाना है तो आप इक्विटी शेयर मत इशू कीजिए, उसके बदले आप डिबेंचर इशू कर दीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रेस्ट्रिक्शंस। अगर आप जब इशू कुछ करने का सोच रहे हैं कि मेरे को भाई पैसे चाहिए, तो या मैं इक्विटी शेयर इशू कर देता हूँ या फिर मैं डिबेंचर इशू कर देता हूँ, प्रेफरेंस इशू कर देता हूँ, उस टाइम पे आपको लीगल रेस्ट्रिक्शन ज़रूर देखना है कि क्या इशू करने पे कितना लीगल रेस्ट्रिक्शन है। अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करती हूँ तो मेरे को ज़्यादा लीगल रेस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ेगा, तो मैं क्यों ही इक्विटी शेयर इशू करूँगी? उस टाइम पे मैं डिबेंचर के साथ ही जाऊँगी, है ना।
देन द पॉइंट इज एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है कि आपके इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड कैसा है। क्या उनको भाई स्टेबिलिटी में ज़्यादा वो विश्वास रखते हैं या फिर वो हाई इनकम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर वो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम में विश्वास करते हैं कि हमारे को भाई पैसे आते रहे, हर महीने आते रहे, हर साल आते रहे, तब तो आप क्या करेंगे, आप डिबेंचर ही इशू करेंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। लेकिन अगर उनका ऐसा है कि भाई हम रिस्क लेने को तैयार हैं, उस टाइम पे आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। क्लियर है। तो एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइड कर रहे हैं। तो देन द पॉइंट इज टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। टैक्सेशन पॉलिसी, देखिए जब आपको बहुत ही ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है उस टाइम पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि भाई हम तो डिबेंचर ही इशू करेंगे। ऐसा क्यों, हम डिबेंचर ही क्यों इशू करेंगे, क्योंकि डिबेंचर ना एक डेट है और आपको ना इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है डिबेंचर की वजह से। लेकिन वही रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता है अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स भरने का हो जाता है तो उस टाइम पे आप डिसाइड कीजिए कि मेरे को डिबेंचर ही इशू करना है। ओके, एंड द लास्ट वन इज जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। आपको चेक करना है कि मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो आप ऑर्डिनरी शेयर इशू कीजिए, अगर इंटरेस्ट रेट लो चल रहा है तो आप डिबेंचर इशू कीजिए, क्योंकि आपको कम इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ेगा डिबेंचर्स को, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है एंड आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो 6 स्टेप्स है, आपको 6 के 6 बड़े ही आराम से अच्छे से समझना है, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो पहला है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने उठे ही हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप डिसाइड कीजिए कि आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको पैसे लंबे समय के लिए चाहिए कि छोटे समय के लिए चाहिए, ठीक है। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमको पैसे लंबे समय के लिए चाहिए कि छोटे समय के लिए, यानी कम समय के लिए चाहिए। फिर आपको क्या करना है, द सेकंड स्टेप इज़ रिव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम्स को रिव्यू कीजिए कि कौन कौन से दिक्कतें आ सकती हैं जब हम अपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन दी थर्ड वन इज़ एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आपको क्या करना है कि एस्टिमेट करना है कि एक्चुअली में आपको कितना कैपिटल चाहिए। अब हमने जो ये भी डिसाइड कर लिया कि एक्चुअली एग्जैक्टली कितना पैसा हमारे को चाहिए। देन दी नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड। अब आपको डिसाइड करना है कि मैं पैसे लाऊंगा कहाँ से। क्या मैं पब्लिक डिपॉजिट करूंगा, यानी मैं पब्लिक से पैसे मांगूंगा, या फिर मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा, या मैं डिबेंचर इशू करूंगा, या मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा। अब आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। देन द फिफ्थ स्टेप इज़ ऑब्टेनिंग फंड्स। अब आपने डिसाइड कर लिया कि किन सोर्सेज से आपको पैसा चाहिए, तो अब आप पैसे ले लीजिए। एंड देन डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर फॉर यूज़ ऑफ फंड्स। आपके सामने पैसे आ चुके हैं तो उन पैसों को किस तरह से यूज़ करना है उसके रिलेटेड आप पॉलिसीज़ बना लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि या तो आपके पैसे कम पड़ जाएंगे या तो आपके पैसे ज़्यादा पड़ जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। देखिए फाइनेंशियल प्लान कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान एंड ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान। अब ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ओवरऑल क्या होता है, आराम से ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो देखिए जो फाइनेंशियल प्लान हम कम से कम 1 साल के लिए ही बनाते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। नोट कर लीजिएगा, सिर्फ 1 साल तक के लिए, मैक्सिमम 1 साल तक के लिए अगर कोई प्लान बनाया जा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान है। अब हम ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान क्यों बनाते हैं, तो हम इसलिए बनाते हैं कि भाई हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जी डे टू डे काम के लिए आपको जो पैसे चाहिए होते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान इसीलिए बनाया जाता है ताकि वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल अच्छे से हो सके और हमारा जो रोज़मर्रा का काम है उसके लिए जो पैसे चाहिए वो कम ना पड़ जाए, इसके लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, तो जो फाइनेंशियल प्लान 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए बनाया जा रहा है उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान बोलते हैं, ठीक है। और ये किस लिए बनाया जाता है, तो भाई ये इसलिए बनाया जाता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर में कौन सा एसेट लेंगे, कौन सा फिक्स एसेट लेंगे, या फिर हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके जिससे हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सके। ओके,
देन द थर्ड वन इज़ ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान। अब ये ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको अपने बिजनेस के सारे काम, कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं, कौन सा फिक्स एसेट लेना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम इस प्लान में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये थर्ड वाला, बट आपको फर्स्ट और सेकंड अच्छे से याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसको इग्नोर कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होना कैसा चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट है एप्रोप्रिएट टू ऑब्जेक्टिव्स। आप जो भी फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं ये सोच के बनाइए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के विरुद्ध ही एक फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं। जैसे आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वैसा ही सिमिलर एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान बनाइए ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर सके। क्लियर है? देन द सेकंड पॉइंट इज़ इंटेंसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आप फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से बनाइए कि आपके बिज़नेस के जो भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से हो। ऐसा नहीं कि आपने भाई कुछ भी प्लान बना दिया जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी कुछ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, एंड अच्छे से भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। जब ऐसा होगा तो रिसोर्सेज बर्बाद होते रहेंगे और आपके बिज़नेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आपका फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि रिसोर्सेज का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, आपका जो फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि समय आने पे उसमें बदलाव करा जा सके। ठीक है, बहुत बारी क्या होता है कि कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आ जाता है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हम नहीं जानते हैं कि कब क्या हो जाए। फॉर एग्जांपल कोरोना ही आ गया था तो हमें नहीं पता था, किसी भी बिज़नेस को नहीं पता था। तो भाई अगर आपका जो प्लान है वो रिजिड रहेगा कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे तो आपका बिज़नेस फेल होगा। इसीलिए आपको अपना जो प्लान है वो फ्लेक्सिबल रखना है कि समय आने पे थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी करा जा सके। फोर्थ प्रिंसिपल इज़ लिक्विडिटी। आपका फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपके पास है ना एनफ पैसा होना चाहिए कि आप अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सको। ठीक है, जब भी पैसों की ज़रूरत महसूस हो आप आसानी से आपको पैसे मिल सके, ऐसा फाइनेंशियल प्लान आपका होना चाहिए। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ प्रोविजन फॉर कंटेंजेंसीज। देखिए, हमने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा बनाया होना चाहिए कि हमने कुछ पैसा प्रोविज़न में डाल के रखा है। फ्यूचर में क्या पता क्या हो जाए हमारे को नहीं मालूम है, तो अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा कंटिजेंसीज में पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ आती है तो उसका पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो है फोरसाइट। आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपने ना फ्यूचर को देख के उसे बनाया है। ठीक है, आपने जो भी प्लानिंग करा है फ्यूचर को देख के ही करा है कि भाई फ्यूचर में हमारे बिज़नेस को इतना खर्चा आ सकता है, इतना प्रॉफिट होने वाला है, ये अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं। ये सब आपको देख कर ही अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। एंड द सेवन्थ वन इज़ इकोनॉमी। देखिए, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि वो कंपनी पे कम बर्डन डाले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी वाले हमेशा स्ट्रेस में हैं, कितना इंटरेस्ट देना है, इतना भाई डिविडेंड देना है, ये सारा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कंपनी पे। ठीक है, तो एक अच्छा प्लान बनाइए कि आराम से कंपनी वाले भाई इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दे, डिविडेंड भी पेमेंट कर दे, कोई उन पे प्रेशर ना आए, बर्डन ना आए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आखिर हम ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं इसका क्या फ़ायदा है? तो पहला है इट प्रिवेंट्स वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग रेडी है तो आपको पता है कि कौन से रिसोर्सेज लेने हैं और कौन से रिसोर्सेज नहीं लेने हैं, तो इससे बहुत वेस्टेज का प्रिवेंशन होता है। द सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हमको एक्चुअली में कितना पैसा चाहिए बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए। द थर्ड बेनिफिट इज़ कि हमको ये पता चलता है कि भाई लंबे समय के लिए हमको कितना खर्चा करना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमको कितना पैसा चाहिए, फिक्स एसेट लेना है या फिर हमारे को इक्विटी शेयर इशू करना है, तो ये कब ये सब खर्चा होना है और कितना पैसा इसमें लगना है, इसका एक आइडिया मिल जाता है अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं तो। एंड द फोर्थ वन इज़ ये मैनेजमेंट को बचाता है एंड बिज़नेस को भी बचाता है रिस्क से, क्योंकि जब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया था, जब हमने फाइनेंस के रिलेटेड प्लान बनाया था तो फ्यूचर को स्टडी करके ही बनाया है।
तो हमको अनसर्टेनिटी का एक नॉलेज आइडिया रहता है। तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट भी बचा रहता है रिस्क से और बिजनेस भी बचा रहता है रिस्क से। फिफ्थ वन इज इट फोरकास्ट द फ्यूचर एंड मेक मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ फंड। देखिए, हमने ऑलरेडी फ्यूचर को स्टडी करा है, तो हम अपने जो फंड्स है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। एंड देन इट लीड्स टू ऑब्टेनिंग फंड्स इकोनॉमिकली। अगर हमने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करा है तो हम जो फंड्स ऑब्टेन करेंगे उसको इस तरह से ऑब्टेन करेंगे कि बिजनेस को ज़्यादा खर्चा ना सहना पड़े। एंड देन द सेवेंथ इज इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमारे को आइडिया रहता है कि कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना है किस काम के लिए, तो एक बैलेंस बना रहता है। एंड देन कंट्रोल ओवर यूज एंड इनकम इज मेंटेन्ड। कितना हमारे को कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है एंड कितना हमारे बिजनेस को इनकम होते रहना चाहिए, ये सब का आइडिया हमें तभी मिलेगा अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें हैं तो। एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टर्स नीड इज़ कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान। जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो हम इन्वेस्टर की ज़रूरत को बहुत अच्छे से समझ के ही बनाते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या वो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम में इंटरेस्टेड है कि वो रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से ही हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। तो जब हमारे को पैसा मिल जाता है इन्वेस्टर्स से तो वो भी खुश रहते हैं कि चलो हमारे को स्टडी करके ही ये प्लान बनाया गया है तो हमारे को फ़ायदा ही होने वाला है। अब हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और वो है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, अभी हमने बहुत गुड़गाड़ गा लिए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो कुछ इसके लिमिटेशन समझना भी ज़रूरी है। पहला, द बेस ऑफ प्लानिंग इज़ अनसर्टन। हम क्या कर रहे हैं भाई, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई बेस ही हमने जो लिया है वो अनसर्टन है, तो क्या पता कि जो हमने पूरा प्लान बनाया है वो सही भी है या फिर नहीं। दूसरा, अनसर्टन आउटसाइड फैक्टर्स मेक प्लानिंग यूजलेस। बाहर कब क्या हो जाए, इन्वेस्टर्स का दिमाग कब घूम जाए, इकोनॉमी में कब डिप्रेशन आ जाए, हमको कुछ भी नहीं पता है। जब ये सारी चीज़ें अनसर्टन है तो ये प्लानिंग को यूजलेस बना देती है। एंड द थर्ड वन इज़ प्लानिंग रिजल्ट्स इनटू रिजिडिटी। बहुत बारी क्या होता है कि प्लानिंग की वजह से लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, जो प्लानिंग में लिखा है हम वही करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की क्रिएटिविटी भी ठप हो जाती है एंड सिचुएशंस बदलने के बाद भी हम प्लानिंग को बदलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस में ही जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ रिजिड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग रिजिड है जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वो भी रिजिड हो जाता है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड द फिफ्थ वन इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने भले ही फाइनेंशियल प्लानिंग किया है लेकिन हम इसमें ये सारी बातें नहीं करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव्स आपस में उनका कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, ये सब तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड देन द सिक्स्थ पॉइंट इज़ इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हमारे बिज़नेस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वही अच्छा नहीं है, यानी कि बहुत सारे मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं टॉप, मिडिल और लोअर, उनमें बातचीत ही अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। एंड द सेवंथ वन इज़ फॉल्टी डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन पे ले रहा है, यानी कि उनके पास जो डेटा है वही गलत है, उस टाइम पर क्या होगा, प्लान जो बनाया है, जो डिसीजन लिया है वो भी गलत ही होगा। एंड देन द एट्थ वन इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत बारी क्या होता है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर रिजिड बना देते हैं कि हमको पैसे चाहिए तो हम भाई इक्विटी शेयर से ही लेंगे, हम डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे में दिक्कत हो जाता है क्योंकि सिचुएशन बदलता रहता है बिजनेस का, कभी बूम तो कभी डिप्रेशन। तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर रिजिड नहीं रखना है, ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग का। एंड देन द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड कैपिटल। हमने जो कैपिटल लिया है लोगों से, अगर थोड़ा सा भी कुछ र्यूमर फैल जाए कि भाई मार्केट डाउन होने वाला है, ये होने वाला है, तो क्रेडिटर्स हो, लोग हो, सब दौड़े दौड़े आ जाएंगे कि मेरे को मेरा पैसा तो आप दे ही दो। उस टाइम पे पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग ठप हो जाने वाला है। एंड देन इज़ इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, जैसे कि वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, टैक्स हो गया, ये सब कब बढ़ जाए हमारे को नहीं पता है, उस टाइम पे भी हमारा फाइनेंशियल प्लान फेल हो सकता
है। तो आई होप आपको ये 10 के 10 जो पॉइंट है वो क्लियर है। सो या here the chapter comes to the end, and yes, thanks for watching. I hope it helped you. If yes, make sure to like the video, and हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालती रहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है बट अवेयरनेस के रिलेटेड है, फ़न के रिलेटेड है, तो आप जाके पेज को फॉलो कर सकते हो, देख लेना, तभी फॉलो करना, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। एंड प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और वीडियोस देखने हैं तो जाके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।